बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आपका आज का दिन कामयाबियों और ख़ुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। हर दिन किसी न किसी ख़ास मौजू के हवाले से मनाया जाता है, और आज का दिन भी एक बहुत ही ख़ास सब्जेक्ट के हवाले से पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। मगर पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तानी होते हुए हमारे लिए आज का दिन जो है ये बहुत अहम है। वो इसलिए कि आज एक ऐसे बेटे ने, पाकिस्तान के एक ऐसे जवान ने, कौम के इस बेटे ने इस वतन के लिए एक बड़ी कुर्बानी देके पाकिस्तान का सबसे बड़ा एज़ाज़ हासिल किया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ये एक वो बहादुर मेजर थे। पाकिस्तानी फ़ौज से इनका ताल्लुक़ था, और 5 दिसंबर 1971 को इन्होंने दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ते हुए दुश्मन का भारी नुकसान किया, और इन्होंने इनकी इस बहादुरी पे इन्हें पाकिस्तान की जानिब से निशाने हैदर का एज़ाज़ दिया गया। ये वो जवान बेटे होते हैं जिन पे कौम को, मुल्कों को फ़ख्र होता है कि जब तक ये ज़िंदा होते हैं दुश्मन 1 इंच भी इनकी सरहद पे पाँव नहीं रख सकता। और हमें फ़ख्र है कि हमारे पास आज भी ऐसे ही बहादुर बेटे मौजूद हैं। आइए इनके हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट है, चल के वो देखते हैं। मेजर मोहम्मद अकरम 4 अप्रैल 1938 को दंगा जिला गुजरात में पैदा हुए। वो बहैसियत सेकंड लेफ्टिनेंट फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से वाबस्ता हो गए। 1970 में मेजर के ओहदे पर तरक्की मिली। मशरकी पाकिस्तान में जंग के आगाज के वक्त वो हिली जिला दिनाजपुर में अपनी कंपनी की क़यादत कर रहे थे। वो दुश्मन की फिजाइया, तोप खाने और बख्तरबंद दस्तों की लगातार यलगार की जद पर रहते हुए बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए आखिर दम तक लड़ते रहे। मेजर मोहम्मद अकरम ने 5 दिसंबर 1971 को हिली जिला दिनाजपुर मशरकी पाकिस्तान के महाज पर जामे शहादत नोश किया। उनकी जुर्रत को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशाने हैदर अता किया। वो बांग्लादेश में मोगरा के मकाम पर आसूदा खाक है। हक के शहीदों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी। ये जितने भी ऐसे लोग जिन्हें हमेशा याद किया जाता है, उनके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, वो है जज्बा। ये जज्बा ऐसी चीज़ है कि जो एक आम को ख़ास कर देता है, एक आम इंसान को ख़ास इंसान बना देता है। इंसान जहाँ बहुत सारे इंसान इकट्ठे रहते हैं, मिल के रहते हैं, किसी माशरे में रहते हैं, किसी मुल्क में, शहर में रहते हैं, वहाँ पे बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है कि आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है, और फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन सारी चीज़ों से बेफ़िक्र होके वो उन लोगों के इन मसाइल के लिए, इनके जितने भी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हल करने के लिए अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए उनकी मदद कर रहे होते हैं, जिन्हें हम रज़ाकार के नाम से जानते हैं। इन रज़ाकारों में अगर कोई सबसे बड़ा नाम देखा जाए, जैसे कि आज मेरे जहन में अगर किसी की वॉलंटियरली सर्विसेज के हवाले से नाम आता है तो सबसे पहले सबसे बड़ा नाम जो है वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब का आता है मेरे जहन में, क्योंकि उन्होंने किसी किस्म की कोई किसी की मुलाजमत नहीं कर रहे थे,
वो किसी से कोई तनख्वाह नहीं ले रहे थे। वो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ जो अल्लाह की जो एक मखलूक है वो सिर्फ उनके लिए काम करना था। किसी किस्म की कोई सरहद उनके सामने नहीं आ रही थी। तो ऐसी ही सर्विसेज देने वाले जो हैं वो उन्हें रज़ाकार कहते हैं। और रज़ाकार जो हैं उनकी ट्रेनिंग वो स्कूल लेवल से शुरू करवाई जाती है। आप बच्चे जो हैं वो ख़ुद रज़ाकार बनने का जो है वो उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है। वो वहीं उन बच्चों के बीच में अब मदद कर रहे होते हैं, मतलब हेल्प कर रहे होते हैं। और ये सिलसिला इसी तरह बढ़ता बढ़ता जंगें जहाँ लगी होती हैं वहाँ पे उन ममालिक तक होता है कि वहाँ भी जाके उन लोगों की मदद की जा रही होती है। अगर वैसे हालात की वजह से अगर कहीं किसी का नुकसान हो जाता है तो उन्हें हुकूमत की तरफ से या उनके इदारे की तरफ से कुछ ना कुछ मिल जाता है, मगर ये रज़ाकार सिर्फ अपनी जान को हथेली पर रख के उनकी मदद कर रहे होते हैं। एक वक्फ़े का वक्त है जनाब, वक्फ़े से वापस आते हैं तो आज रज़ाकारों के आलमी दिन के हवाले से बात करेंगे। आप मेहमानों से कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं रज़ाकारों के आलमी दिन के हवाले से। और रज़ाकारों के आलमी दिन के हवाले से सबसे पहले तो हम इस बात पे मतलब इस बात का एतराफ़ करते हैं और मतलब एक ख़ुशी महसूस करते हैं इस बात के हवाले से कि पाकिस्तान भर में हमें बड़ी खुशी है कि बहुत सारे रज़ाकार काम कर रहे हैं। और उन्हीं रज़ाकारों में से बहुत बड़े बड़े नाम हमारे पास ऐसे मौजूद हैं कि जिनकी मिसालें दुनिया वो अपने हवाले से देती है। अच्छा, रज़ाकारों का किसी भी माशरे में होना ये एक बड़ी एक अच्छी बात है और एक इंसानियत के जज्बे से सरशार ये लोग होते हैं जो इंसानों की और दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे होते हैं अपने बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी इंटरेस्ट के। ये सिर्फ़ कुछ करना चाहते हैं और इस जज्बे में मतलब इन लोगों के का जो जज्बा होता है उसमें सिर्फ़ एक ही मकसद होता है कि वो किसी तरह किसी के काम आ सकें। उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ ये है कि लोगों की खिदमत की जा सके और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें ला के रखी जा सकें। बस ये है उनकी ज़िंदगी का मकसद। तो ऐसे ही आज कुछ रज़ाकार हमारे साथ भी मौजूद हैं जो लोगों की खिदमत करने का हुनर जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। कभी भी कहीं भी किसी भी किस्म का मसला हो, कभी सैलाब आ गया हो, कभी ज़लज़ला आ गया हो, कभी कोई और कुदरती आफत आ गई हो या फिर किसी के कोई मुआशी तौर पे कोई परेशान हो या किसी के बच्चे को स्कूल भेजने के लिए कोई उसके पास फ़ीस ना हो, बच्ची की शादी के लिए उसके पास कोई बंदोबस्त या अरेंजमेंट्स ना हो रहे हो, तो ऐसी कुछ तंजीमें हैं, ऐसे फ़लाही इदारे हैं, वो सामने आते हैं और वो एक कदम आगे बढ़ के उन अपने बहन भाइयों को की मदद कर रहे होते हैं। तो आज जो मेरे साथ पहले मेहमान हैं इनका ताल्लुक़ जो है वो JDC से और ये हमें इसी किस्म के जितने भी इंसिडेंट्स हुए वहाँ पे बाकी सब लोगों से आगे और कंधे से कंधा मिलाते हुए इन रज़ाकारों के साथ हमें नज़र आए। ज़फ़र अब्बास साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ज़फ़र? ठीक ठाक? आपकी दुआएं चाहिए। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हमारे जो हमारी दूसरी मेहमान हैं ये इनका ताल्लुक़ भी एक फ़लाही इदारे से, यस वी डू केयर, ये एक इदारा है। इसका मतलब भी आपको पता चल रहा होगा कि इनका जो मकसद है वो सिर्फ़ लोगों की केयर करना है, ख़्याल रखना है। तो ये भी इसी तरह जो है इनका इदारा जो है ख़िदमत अपनी जो है वो कर रहा है।
मेरे साथ मौजूद हैं नाजिया खान, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नाजिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। ग्रेट। अच्छा ज़फ़र साहब, रज़ाकार जो होते हैं, ये चले मैं आज आपसे ये पूछता हूँ कि मुझे बताइए कि आपको कब लगा कि आपको लोगों की खिदमत के लिए अपनी जो खिदमत हैं वो रज़ाकाराना पेश करनी चाहिए? देखिए, ये जज्बा जो होता है इंसान में, वो तो बचपन से होता है। आप अपने स्कूल में जा रहे हैं, आप अपनी चीज़ें लोगों से शेयर कर रहे हैं, आप अपनी पेंसिल दूसरों को दे रहे हैं, आप अपने लंच बॉक्स में जो चीज़ें ला रहे हैं खाने के लिए वो दूसरों को दे रहे हैं। ये यहाँ से शुरू हो जाता है। आज भी अगर हमसे कोई सवाल करता है, वो ये कहता है यार आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी आपके बीवी बच्चे होने चाहिए, तो हमारा जवाब ये होता है ये आपकी है, हमारे लिए सब बराबर है। क्योंकि बात वही है कि अगर मेरे पड़ोस में कोई मुसीबत में है तो मैं उससे बोलूँ नहीं नहीं, पहले मैं अपने घर को देखूंगा, मेरे घर में सब सेट है, आप मुसीबत में, मैं आपके लिए निकलूँगा। तो जब आप सबके लिए सोचते हैं, आप सबका दर्द समझते हैं, तो लाज़मी बात है ये जज्बा जो है ये आपको दूसरों से अलग करता चला जाता है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी माशरे में अगर हम देखें, एक नज़र दौड़ाएँ, तो जितनी गुर्बत है, जितनी महंगाई है, ये जज्बा बेतहाशा लोगों में, क्योंकि हर कोई एक दूसरे का दर्द समझता है। सबको पता है कि मुश्किल क्या होती है, यहाँ क्या कौन सी आफत नहीं आई है। 2005 का ज़लज़ला यहाँ है, 2010 का सैलाब यहाँ है, 2011 का सैलाब है, 2012 का सैलाब है, कभी किसी बिल्डिंग में आग लग रही है, कभी कहीं आग लग रही है, फैक्ट्री आग लग रही है, 250 आदमी जल रहे हैं, कभी रोज़ाना की बुनियाद पे दहशतगर्दी धमाके, कभी पूरा चर्च धमाके की नज़र हो रहा है, कभी पूरा कोई मस्जिद धमाके की नज़र हो रही है, कभी बाज़ार हो रहा है, कभी कुछ। तो इतने ज़्यादा वाक़यात हैं, इतने ज़्यादा वाक़यात हैं। अच्छा, फिर मसला है कि आप क्या मतलब, अगर कोई शख्स डूब रहा है पानी में, सैलाब में, तो आप बढ़ेंगे, लाज़मी बात है आगे बढ़ेंगे। तो बस यही तो एक रज़ाकार है कि आपने बिला किसी गर्ज़ के, आपको उससे कुछ नहीं चाहिए था, आपको उससे पैसा नहीं चाहिए, आपको कोई शोहरत नहीं मिलेगी, आपका कोई मामला नहीं, आपने इंसानी हमदर्दी की तरह तो एक हाथ बढ़ाया, उस शख्स की जान बचा ली। कोई बच्चा उसके अंदर परेशान था, कोई परिंदा किसी कीचड़ में फंस गया था, आपने उसकी जान बचाई। आप लोगों की जान बचा रहे हैं। आप जो भी ऐसा कोई भी परेशान हाल आपको नज़र आ रहा है, आप उसकी मदद कर रहे हैं। फिर जिस माशरे में हम रहते हैं, यहाँ बहुत मसाइल हैं कि किसी की फ़ीस का मसला है, किसी की शादी का मसला है, किसी के बाप का या वालिदैन के इलाज का मसला है, किसी के बच्चे के इलाज का मसला है। और अब तो मसला इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और ये सारी चीज़ें ऐसी ऐसी हैं कि पूरा प्रोजेक्ट है। मतलब एक केस अगर आपके पास आ गया तो 80-85 लाख रुपए करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। एक ऐसा शख्स जो बेचारा सिंध से उठ के या किसी दही इलाके से या कराची के भी मज़ाफ़ात से, या कोई गरीब है जिसकी नहीं है पहुँच, जिसकी अप्रोच नहीं है, जिसके ख़ानदान नहीं है, वसाइल नहीं इसके पास है, गरीब है, वो अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए मेरे ख्याल में 85 लाख रुपए करने अगर खुद निकलेगा तो वो तो हार जाएगा। जी हाँ, शायद वो 20,000 रुपये भी ना कर पाए। सही। और तो ये तमाम चीज़ें जिसके लिए रज़ाकार अपनी खिदमत पेश कर रहे होते हैं। वो एक केस अपने ज़िम्मे लिया, उसको लेके दौड़ रहे होते हैं, कंपनीज़ के पास जा रहे होते हैं, मुखिर हज़रात के पास जा रहे होते हैं, अस्पताल में उसका अकाउंट खुलवाना, वहाँ पर उसके लिए डोनर ढूंढना, भाई ये फ़लाँ अगर आपको किडनी का मसला है या आपका जिगर का ट्रांसप्लांट, सारी मुश्किलात हैं इसमें रज़ाकार। बिल्कुल सही। आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से बात कर रहे हैं तो मुझे एक चीज़ याद आई, तो मैं चाहूँगा कि मैं वो ज़रूर शेयर करूँ। ऐसे पेशेंट्स के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, तो उन पैसों को इकट्ठा करने के लिए ऐसी रज़ाकार तंजीमें वो काम कर रही होती हैं। और अक्सर उन्हें टीवी के ज़रिए, टीवी मीडियम के ज़रिए आप जो है वो इनकी मदद करते हैं। किसी चैनल पर बैठते हैं, वहाँ पे जाके आप मतलब उस बच्चे की सारी जो तकलीफ़ है वो बताते हैं। तो एक जज्बे से, इंसानियत का जज्बा जिन लोगों में होता है, वो घर बैठ के वो देखते हैं और कहते हैं ओके मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं मदद कर देता हूँ आपकी। इसी तरह मैंने भी तकरीबन 2 दफ़ा शोज़ किए हैं, 2 दफ़ा शोज़ किए हैं बोन मैरो के लिए। तो मैं वो एक जो दुख है ना, मैं वो आप दोस्तों के साथ बांटना चाहता हूँ कि उस वक्त हमें जो कॉल्स वगैरह आती रहीं तो हमें ऐसा लगा कि हमारे जो पैसे जो हैं वो पूरे हो गए हैं। हम साथ साथ लिखते गए कि वो 50,000 उन्होंने अनाउंस कर दिया, 1 लाख उन्होंने कर दिया, 2.5 लाख उन्होंने कर दिया, मगर इन दी एंड उन साहब के पास सिर्फ थोड़े से पैसे पहुंचे थे, बाकी सारे पैसे सिर्फ लोगों ने अनाउंस किए हुए थे। आप ये देखें, अगर आप किसी की मदद नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल हामी ना भरें, आप खामोश रहें। अगर आपने हामी भरी है ना तो फिर मतलब अल्लाह की राह पे खर्च करने थे तो आप सबको उसी वक्त बगैर सोचे समझे पहला काम ये करना था। मुश्किल खड़ी कर दी ना उसके लिए। अब वो शख्स किसी के पास मांगने जाए जी कि मेरे बेटे के लिए 30 लाख कम पड़े, तो अगला हंसते हुए बोलेगा अरे भाई टीवी पे वैसे ही कमा चुके हो, अब तुम्हारे मुंह को खून लग गया या मजे आ रहे हैं तुम्हें और पैसा, मतलब उसके लिए और मुश्किल खड़ी कर और दी। मुश्किल पैदा कर तो ये मुश्किलात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने देखा बाज़ रमज़ानों में मैंने ये चीज़ नोट की कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स
अच्छा आपको पता है बाकायदा सर्च किया जाता है शहरों में कि कुछ भी ऐसा, और फिर उसके बाद उनके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं कि उनका महीना चला रहे होते हैं कि भाई उनका कोई पैम्पर दे रहा है कोई कुछ, वो भी बंद कर देते हैं कि नहीं जी आप तो फलाने का आ गए तो अब तो आपके पास आपका अकाउंट नंबर भी चल गया, ये हो गया वो हो गया। तो मुश्किलात हैं और बहुत ज़्यादा हैं इस किस्म की। जो आप बात करें फेक कॉल्स की, तो मेरा तजुर्बा अपना ज़ाती है। तो मैंने कहा जरा इस मौके पे हमें अपने जितने भी नाजरीन हैं उनको बताना चाहिए कि अगर आप में से कभी ऐसी गलती हुई है या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं तो आप उन्हें जो टीवी पे कॉल करके जो बताते हैं तो प्लीज़ उन्हें ज़रा इस चीज़ का एहसास दिलाइएगा कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक भूखे को खाने की लालच दी जाए और जब वो करीब आए तो वो खाना ना हो, सिर्फ खाली बर्तन हो। तो मतलब आप और एक इतना ऐसे धोखा शख्स की कर रहे आप हैं ना बददुआ किसी ले को, रहे आस है। हैं जो ज़िंदगी देख रहा है उसके पास से जा रही है। अब उसके पास दिन कम है, वो चाहे उसकी अपनी बीमारी हो, उसके बच्चे की, उसकी बीवी की हो। NED का पोजीशन होल्डर बच्चा था। मुझे खबर मिली कि वो ये वाक़या हो गया। मैं उसके घर पहुंचा, रेलवे लाइन के बराबर वाली पटरी पर 3री मंजिल पर रहता था। मैंने उसकी वीडियो अपने मोबाइल से बना के डाली और अपील की कि कोई सदका खैरात नहीं है, अगर कोई इसकी मदद जेन्युइनली करना चाहता है। इनकी ये प्रॉब्लम है, माँ ने अपना सब कुछ जेवर वेवर बेच के इसको पढ़ा के इंजीनियर बना दिया और इसके दोनों किडनी ख़त्म हो गए हैं। और चूँकि वालिदैन को बीमारी, एक को शुगर, एक को ब्लड प्रेशर, इसलिए अब ये शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद जाएगा। वहाँ से ही इसका सारा मामला है। 40 लाख रुपये खर्चा है। आप यकीन करें हमने वो वीडियो बना के घर नहीं आया, उस लड़के का फ़ोन आ गया कि अब्बू गए रेलवे स्टेशन टिकट करने के लिए, हम कल इस्लामाबाद जा रहे हैं। ऐसी पोजीशन में मैंने उसको समझाया 2 दिन पे तुम्हारा डायलिसिस हो रहा है, ट्रेन से नहीं जाना, बाहर ही जाओ। तो वो इतनी केयर कर रहा, नहीं यार लोगों का पैसा में बाहर। मैंने कहा भाई आप मर जाओगे। तो इसका सोल्यूशन एक और है फ़हीम, जैसे जो मीडिया के ऊपर आके अनाउंस करते हैं, तो अनाउंसमेंट से पहले उसको आप ये करें कि जब तक वो ट्रांसफ़र ना करें डोंट यानी कि उनको बताएं नहीं कि दे आर द पीपल हु जस्ट वांट टू हेल्प। टाइम पॉसिबल नहीं है ना। 10-12 मिनट का सेगमेंट अभी होता है। अचानक कॉल आती है, वो आके कहते हैं जी कि हमने देखा है जो भी आप बहुत अनाउंस अच्छा करें वो काम कर रहे ऑथेंटिक हैं। हो, जो भी अनाउंस करें वो ऑथेंटिक हो, ये नहीं कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए या सिर्फ दुनिया को खुदा होना चाहिए। खौफ खुदा होना कि चाहिए। देखिए कुछ मुमकिन नहीं है कि पलट के वही चीज़ आपके ऊपर आ जाए, बीमारी वो मुश्किल आप पे आ जाए। गुर्बत और एक फिर बीमारी वो- किसी पर भी किसी वक्त भी आ सकती फिर है। जो बंदा लाइक टीवी के ऊपर आया, फिर उसके लिए ऑलरेडी इतनी मुश्किलें हो गई हैं, तो इसको थोड़ा सा हम उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा हम प्रोग्राम कुछ कर सकते हैं कि ऐसा जिसके अंदर जो भी लोग उनकी हेल्प करें वो ऑथेंटिक ही हो, सिर्फ वो शो के लिए अनाउंसमेंट ना करें। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। टीवी स्क्रीन पे कोई भी जो भी कॉल करता है, हम लाइव डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट होते हैं। Okay. हमें ये नहीं पता है किन लोगों के साथ कनेक्ट है ना, मतलब जो देखने वाले हैं उनमें से जो कोई भी हमें कुछ भी आके जो है ना फ़ोन पे ओपन है, कुछ भी कह सकते ये हैं। तो उनके लिए बहुत बुरा जा रहा है जो जी बेचारे हाँ, जी हेल्प हाँ। के तो वो लिए आ मजाक जो है वो किसी का बहुत महंगा पड़ता है। मतलब वैसे एक पैगाम देना था। खैर जनाब, अभी एक ब्रेक का वक्त आ रहा है और ब्रेक से वापस आते हैं तो हम नाजिया खान साहिबा से बात करते हैं रज़ाकारों के आलमी दिन के हवाले से। आप दोस्त भी अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। आज के दिन के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज रज़ाकारों के आलमी दिन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़फ़र अब्बास साहब और हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया खान साहिबा। नाजिया खान साहिबा, आप क्या कहेंगी रज़ाकारों के आलमी दिन के हवाले से कि एक सोसाइटी में रज़ाकारों का होना वो कितना अहम होता है? देखें, रज़ाकार एक ऐसा दोस्त है आपका, अगर वो सही रज़ाकार है तो, अगर वो एक ट्रू वॉलंटियर है। रज़ाकार है तो वो सही ही होगा। जो नहीं सर, मैं बता दूं आपको कि या तो वॉलंटियर होता है या तो वो नहीं होता। अच्छा, ये मेरा मानना है। ठीक है। और ये स्पिरिट जो होती है ना, जो दुनिया है ना, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो जज करती है। जैसे सर हैं, जैसे ईदी साहब हैं, हम सब इनको जानते हैं। तो जो होता है ना वो नज़र आता है, तो उससे जो ओरिजिनल होता है वही चलता है। ये मेरा मानना है। और हमारे माशरे के अंदर, क्योंकि आपको पता है हमारी तो खुद ही एक हमारी स्टेट ही एक वॉलंटियर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है। पाकिस्तान इज़ अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। हमारे यहाँ तो हर चीज़ जो है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे इदारों के अंदर, बहुत सारे जो आप देख लें, हमारे जो जितने मसले चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो वॉलंटरी काम कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जितनी NGOs काम कर रही हैं उसमें आप हमारा NGO के रेशियो देख लें कि कितनी सारी हैं। क्योंकि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो इस हमारा जो, मैं तो कहती हूँ कि जो कायदे आज़म का एक विज़न था, हमारा जो अल्लामा इकबाल का एक विज़न था,
वो चीज़ें ये वॉलंटियर पूरी कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान तो वो वाला बिल्कुल नहीं नजर आ रहा जो उन्होंने बनाया था और जो उन्होंने सोचा देख ले, अल्लाह ताला उसको और अच्छा करे। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो हमारा जो हमारे इकबाल का जो ख्वाब था ना, वो आज के जो वॉलंटियर्स है ना वो पूरे कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ। ठीक है, ये जज्बा जो है ये इस पर कोई शक नहीं है कि ये बहुत हसीन जज्बा है और ये बड़ा नायाब भी है। ठीक है, और मगर अगर NGOs की बात कर रही हैं जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी अगर आप बात कर रही हैं तो हज़ारों की तादाद में ऐसी NGOs हैं जो सिर्फ नाम की हद तक, कागज़ों की हद तक या दफ्तरों की हद तक या तनख्वाहों की हद तक या फंडिंग की हद तक हैं। ठीक है, वो जो इंसानियत की खिदमत का जो एक जज्बा जो एक होना चाहिए वो नहीं है, ये सिर्फ एक तस्वीरें हैं रज़ाकार की। मैं वही बात कर रहा उसका था। जवाब मेरे पास बड़ा खूबसूरत सा है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, जो होता है सिर्फ वही चलता है, ये आप बात याद रखिएगा। जो ओरिजिनल NGOs हैं, जैसे हमारी JDC है, YesWeDo कह रहा है, बहुत सारी अच्छी जिनको मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ, मैं उनको सलाम करती हूँ। प्रॉपर ऑडिट होता है, पूरा प्रॉपर रिन्यूअल होता है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, लोगों के लेवल के ऊपर, सब उनको जानते हैं। ठीक है, हमारे सिंध गवर्नमेंट के अंदर ख़ास तौर पे सिंध की मैं बात करूँगी कि सिंध में इतनी सारी जो NGOs हैं उनको बंद किया गया। आपको पता है इस चीज़ के लिए? जो लोग नहीं कर रहे काम, तो अब जो सिर्फ काम करेगा वही चलेगा। तो आप क्या समझिए, थ्रू ये जो चेक एंड बैलेंस जो सर है वो सिर्फ एक बड़ी बड़ी चीज़ों के अंदर है। जो हमारा ये जो सेक्टर है, सोशल सेक्टर है, सबसे ज़्यादा चेक एंड बैलेंस वहाँ हम जैसे इदारों को भी बहुत ज़रूरत है। तो वहाँ पर भी हमारे बहुत चेक एंड बैलेंस है। बहुत सारे जो लोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस तरह के लोग बंद हो रहे हैं। ये मैं आपको बता दूँ। बिल्कुल सही। जब सब कड़ी नज़र तो होती है, वो हुकूमत भी हुकूमती सतह पे भी आप इदारों पे तनकीद हो सकती है, और उसके साथ साथ वो लोग वो जो आपको चुनते हैं कि आपके ज़रिए वो किसी की मदद कर सकें, ठीक है, तो वो भी ये तनकीद करते हैं। हो सकता है कि आप अपने लिए कोई चीज़ ख़रीद रहे हो तो वो लोग जो हैं वो उसको शक की नज़र से देख रहे हो, तो वो एक बड़ी तकलीफ का सामना भी करना पड़ता होगा। एक लोगों का एक मिजाज है। और ऐसे मैं समझता हूँ, मैंने भी गौर किया इस बात के ऊपर कि अगर हम भी किसी शख्स को अपना मसीहा मानते हैं, आवाम को मसीहा मानेंगे, तो हम पसंद नहीं करेंगे कि वो शख्स जो है वो हेलीकॉप्टर से उतर रहा हो या किसी लैंड क्रूज़र से उतर रहा हो, बड़ी गाड़ी से। इसके बिल्कुल बरक्स ईदी साहब हम फ़ौरन दिमाग में आएंगे कि एक एम्बुलेंस के अंदर आके उतर रहे हैं, भले वो किसी शादी की तकरीब में आ रहे हैं, भले कहीं भी आ रहे हैं, उसी एम्बुलेंस में वो पीछे बैठे हुए हैं, आगे बैठे हुए हैं। और ये मैंने खुद भी देखा है खारादर में अपनी आंखों से कि ईदी साहब जो भी नकलो हरकत करते थे वो इसी तरह करते थे। अच्छा, तो बिल्कुल लाजमी बात है, अगर आप कोई शख्स आपको देखेगा कि आप जाके एक बहुत महंगे ब्रांड का कपड़ा ख़रीद रहे हैं, तो वो 1 मिनट के लिए शौक में आ जाएगा, यार ये दुनिया को तो कह रहे हैं कि भाई 300 रुपये वाला सूट खुद भी खरीदो और 10 लोगों को दिला दो, ये क्यों खरीद रहे हैं 80,000 रुपये का कुर्ता, या फला फर्नीचर खरीद रहे हैं 2.5 लाख रुपए का, एक सादा सा फर्नीचर ले सकते थे 15-18 हज़ार का। तो ये बात बिल्कुल सही है। सही। अच्छा, जब इंतहाई माजरत, हमें ताज़ा तरीन खबरों से जो है ना वो आगाह करना है दोस्तों को। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम रज़ाकारों के आलमी दिन के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास साहब और हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो नाजिया ख़ान हैं, ये भी सोशल वर्कर हैं, और हमारे तीसरे मेहमान जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, ये माशाल्लाह एक बड़े एक्टिव सोशल वर्कर हैं। ये भी स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से काम करते हैं। वो बच्चे जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, जिनका सिर्फ ख्वाब ही होता है कि वो कभी यूनिफॉर्म में अपने आप को देखें या उनके पास भी एक बस्ता और किताबें हों, तो उनको ये बस्ता किताबों के साथ साथ एक छत और एक उस्ताद भी मुहैया करते हैं। और वहाँ से इन अनप्रिविलेज्ड जितने भी एरियाज़ हैं, वहाँ से बच्चे आज नॉर्मल स्कूल्स में बहुत सारे जा चुके हैं, और उसके अलावा भी बेशुमार जगहों पे हमें राना आसिफ हबीब साहब काम करते हुए नज़र आते हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं राना साहब? हाँ फ़हीम साहब, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का करम है उसको। अच्छा राना साहब, आज रज़ाकारों के हवाले से बात हो रही है, तो ये जो रज़ाकार जो होते हैं, इनके अंदर एक जज्बा जो होता है इंसानियत की खिदमत का,
तो उस जज्बे के बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि ये कैसे पैदा होता है और ये किसी भी मुआशरे के लिए कितना अहम है। फ़हीम भाई, ये उस खुशबू की तरह है कि जो अपने बारे में ख़ुद अपना बयान करती है और जिसको फैलने से कोई रोक नहीं सकता। और ये किसी तरबियत से इसको बेहतर बनाया जा सकता है, इसकी नोक पलक सवारी जा सकती है, मगर कोई ऐसा दुनिया में इंजेक्शन नहीं बना जिससे ये इंजेक्ट की जा सके लोगों के अंदर। और ये आप देखें, दुनिया में जंगें भी रही, हालात कैसे भी हो, जंग हो, तबाही हो, ज़लज़ला हो, या मुआशी बदहाली हो, या ऐसे मुल्क जहाँ पर आप देखें फाशिस्ट वहाँ पे थे, मैसलूनी वगैरह, वहाँ पर भी आपको कोई ना कहीं किसी न किसी पॉकेट में, किसी न किसी सफ़े पे आपको कोई ना कोई ऐसा ख़त, कोई चीज़, ऐसी दस्तावेज़ मिलेगी जहाँ के रज़ाकार थे, उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को मनवाया बल्कि हर मसाइब और नामसाइब हालात में उनकी खिदमात जो हैं वो किसी भी सकाफ़त है, किसी भी माशरा है या किसी भी मुल्क की तरक्की में उनका किरदार रहा है। अब बात होती है उनकी रिकग्नाइजेशन की, क्योंकि दुनिया में कोई भी जो अमल होता है उसमें या तो रिवार्ड होता है या उसकी पनिशमेंट होती है। अब वो ममालिक जिन्होंने रिवॉर्ड का एक बेहतरीन निज़ाम लेके आया, जो अपने पब्लिक पॉलिसी मैटर्स में उनको लेके आए, उन्होंने, आप देखें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने तो तरक्की की है। अब जो ममालिक जो हैं जहाँ पे जो इंडिविजुअलिज़म की थ्योरी है, यानी नॉन इंटरवेंशन की थ्योरी है, यानी इनफरादियत की थ्योरी है कि आप किसी भी जगह जाएँ सरकारी बंदे के पास या गैर, वो उसमें ये देखें कि इसमें मेरा क्या मुफाद है, तो वहाँ पर फिर ये रज़ाकाराना निज़ाम तबाह हो जाता है। वहाँ पर फिर इनफरादियत का निज़ाम, जिसे सेल्फ इंटरेस्ट बेस कहते हैं, वो चीज़ शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे रज़ाकारों की काउंसलिंग का भी निज़ाम होना चाहिए जो उनको फ्रस्ट्रेशन से बचाए, जिसमें आप देखें कुछ तो ऑर्गेनाइज रज़ाकार तंजीमें होती हैं, जैसे आपकी स्काउट है, जैसे आपके फ़ौज के अंदर लोग काम करते हैं रज़ाकाराना तौर पर एक बड़े मकसद के लिए, और कुछ जो वो लोग होते हैं कि जिनकी ना तो कोई इदारा होता है, ना तो कोई उनकी कोई शनाख्त होती है, लेकिन उनका काम जो है वो आपको गली मोहल्ले की सतह पर कहीं ना कहीं पे नज़र आ रहा होता है। और उनका वक्त जो है, टाइम इज़ मनी कहते हैं, रज़ाकाराना वॉलंटरिज़म में सबसे बड़ी जो थ्योरी है वो टाइम इज़ मनी की है, कि वो अपना वक्त दे रहे होते हैं। अब उसमें सेलिब्रिटीज़ देख लें, एंजेलिना जूली से लेके दुनिया ने इतना बड़ा किरदार अदा किया कि शायद जो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट बेस इदारे थे, जो बड़े बड़े मतलब प्लानिंग के ऊपर बेस कर रहे थे, उनको स्पॉन्टेनियस चीज़ों ने, आप देखें, पूरा 180 डिग्री पर रेवोल्यूशनरी तौर पर चेंज कर दिया दुनिया के अंदर। कि जब चीज़ें आपने देखा है यहाँ पे सरवत भी करती हैं, आप भी करते हैं और भी लोग करते हैं, तो वो चीज़ें ना तो इदारा बेस होती है, ना इलाका बेस होती है, ना कोई शोहरत या शनाख्त बेस होती है, वो काम की मकसदियत के ऊपर बेस होती है। यही रज़ाकारानों का बेहतरीन, मैं कहता हूँ, जो मॉडल है, जो पूरी दुनिया में आप देखें कि रुतफ़ाओं से लेके आप देखें, वहाँ पे आपका मदद ले लें या आप कोई भी ऐसा इदारा ले लें, वहाँ आपको मज़हब, मसलक और ज़ुबान, इलाका और असबियत से बाला तर होकर मिलता है। बेशक बेशक। एक कॉलर हमारे साथ हैं, हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। रियाज खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे दोस्त? थैंक यू सर, थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे क्योंकि आज बहुत ही अच्छा जो है मौजूद लेके आए हैं और आज आलमी दिन है, तो इसके हवाले से मैं बात करूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। जी जी प्लीज। मैं तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के तवसल से एक मॉडल कॉलोनी की आवाम को मैं पैगाम देना चाहता हूं कि जो लोग अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते वो मुझे जानते हैं। मेरा फेसबुक पे रियाज खान के नाम से भी है और मेरा मोबाइल नंबर अगर कहेंगे तो मैं मतलब मॉडल कॉलोनी में, मुझे फरियाल के पास से, फरियाल स्कूल के पास रिहाइश है, सारी दुनिया तकरीबन मॉडल कॉलोनी जानती है। तो मैं, जो बच्चे स्पोर्ट्स चाहते हैं वो मलिर कैंट में रहते हो, उनको क्रिकेट एकेडमी या स्पोर्ट्स से लगाओ, तो मलिर कैंट में मास्टर एकेडमी हमने खोली हुई है, शाह फैसल में आदिल सुल्तान और मॉडल कॉलोनी में आज़ाद एकेडमी के नाम से। तो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोर्ट्स, और जो बच्चे जिनकी ये ख्वाहिश है वालिदैन की कि जी वो तालीम नहीं हासिल कर सकते तो मुझसे रब्ता करें, मैं स्कूल में भी दाखिल कराऊंगा। आप जैसे दोस्तों के सपोर्ट से, और मेरे साथ मुखैर आज़ाद हैं जो मुझसे राब्ते में हैं, वो सारे मेरे साथ हैं। और जो यतीम बच्चियां हैं उनके लिए भी आपके चैनल के तवज्जुह से कि जिन यतीम बच्चियों की शादियों का मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली हमने हफ्ते वाले दिन भी एक बच्ची की शादी कराई है और इंशाअल्लाह ताला हम इस काम में यतीम बच्चे कराएंगे। और थर्डली मैं आपको एक वाकया बता दूं, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, कि अल्लाह ताला किसी की नेकी जाया नहीं होने देता। ये मेरे साथ का वाकया है। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने।
थैंक यू सो मच रियाज साहब। आप इसी तरह बस अच्छे अच्छे काम करते रहिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा जी नाजिया, आप बताइए कि किस सेक्टर में आप समझती हैं कि हमें अभी भी रज़ाकारों की ज़रूरत है और नए रज़ाकारों की ज़रूरत है, ताकि लोग जो घर बैठे लोग हैं ये भी अपनी खिदमत जो हैं वो सर अंजाम दे वही सकें? बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो सफ़े अव्वल पर ना वो है मेडिकल, हेल्थ का, हेल्थ, ओके, हेल्थ में और तालीम में, एजुकेशन में, ठीक है। एजुकेशन। और ये देखो हमारे मुल्क का मसला ही हेल्थ और तालीम है। और आपका जो इदारा है यस वी डू केयर, ये किसके लिए काम फ़हीम करता है? अब्बास से फ़हीम हमारा जो इदारा है वो मल्टीटास्क पे काम करता है माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा किस पे सबसे काम? ज़्यादा हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमने सुना होगा एम्बुलेंस को रास्ता दे दो बाबा। जी 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 जी। वो एक आपने एक नारा वो हम लोगों ने लगाया था 2016 में। एम्बुलेंस के बारे में बताइए, वो भी एक बहुत बड़ी खिदमत है। तो उसमें माशाल्लाह जो हमने स्टार्ट किया, नारा लगाया एम्बुलेंस को रास्ता दे दो, तो पूरे पाकिस्तान में पूरी कैंपेन चली। और उसमें हमारे पास JDC से हाई फाई, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ उन्होंने, हमने हमारे साथ सब, ईदी बाबा भी, सब लोग ने हमारा पूरा साथ दिया उसके अंदर। और आज हमने जब सर्वे किया 2 साल के बाद, तो फ़हीम 50% लोग, हमें कैप्टन्स ने बोला एम्बुलेंसेस के कि 50% लोगों ने जो है ना मैम नाजिया अब रास्ता देना शुरू कर दिया। और अब जो हमारा माशाल्लाह से अब हमने तकरीबन 2012 से और अभी तक हम लोग 106 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं डिफरेंट विजन्स के ऊपर। हम तालीम में भी काम कर रहे हैं, हम स्पेशल लोगों के राइट्स पे भी काम कर रहे हैं, हम होमलेस पेरेंट्स के राइट्स पे भी काम कर रहे हैं। और हम लोग, मैं खुद ब्रिटिश काउंसिल ट्रेन टीचर हूँ, मैं खुद एक उस्ताद हूँ, पढ़ाती भी हूँ, क्योंकि मेरा जो सोशल चीज़ें हैं वो मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है। और वो सिर्फ आप अपने जब आप मतलब मसरूफ़ नहीं होती, जब आपके वक्त होता है तब करती हैं? नहीं, मैं जो पढ़ाती हूँ वो भी मेरे शौक़ है। मैं जो भी कुछ करती हूँ मेरे सब शौक़ है, मुझे करने का शौक़ है ये। मतलब जो अगर इफ़ आई डोंट लव इट आई विल नॉट डू इट। ठीक है। तो जैसे कि आपके इदारे ने कैंपेन शुरू की कि अब एम्बुलेंस को रास्ता दे दो बाबा, तो वाकई तो उससे फ़र्क पड़ा, तो वो कितनी एक अपने अंदर एक तस्कीन जो महसूस की अच्छा, होगी मुझे आप लोग सब बोलते ने? हैं कि नाजिया देखो आपको एक्नॉलेज, ये बड़ी प्यारी बात की कि एक्नॉलेज दूसरे मुल्कों में एक्नॉलेज किया जाता है। हमारे यहाँ क्या हुआ कि, लेकिन आई डोंट माइंड इट। हमने जब स्टार्ट किया तो सब ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, लेकिन इट्स गुड जब, अच्छा लेकिन क्या किया बाकी लोगों ने, एक बड़ी ज़्यादती कर दी हमारे साथ कि जब आपने फॉलो किया उसको, आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जब उसको चलाया तो आप उसको कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है ना। कि 50% नहीं, मैं चाह रही हूँ, मेरा जो विजन वो है कि 100% लोग रास्ता दें। अभी जो 50% जो इम्पैक्ट आया है 2 साल के बाद, अब इंशाल्लाह आप 2 साल के बाद, 1 साल के बाद आप देखेंगे पूरा 100% पाकिस्तानी कौम अब रास्ता दे रही है इंशाल्लाह। बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, समथिंग इज़ बेटर देन। तो हमारे यहाँ एक्नॉलेजमेंट हमारे यहाँ ये होता है कि ये बिल्कुल सही बात है। ये बड़ी, मुझे लोग कहते हैं कि यू डोंट, तुम जाती नहीं हो, तुम लोगों को अपना काम दिखाती नहीं हो, ये सब कुछ। तो मैं आई सेड कि एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट डूइंग दिस थिंग फॉर दिस वर्ल्ड, आई एम डूइंग दिस थिंग फॉर अल्लाह। मैं पैदा ही इसी काम के लिए हुई अच्छा हूँ। ठीक है, यहाँ पे है कुछ कि आप ये सारा काम जो है वो ऊपर वाले के लिए कर रही हैं। मैं बोल रही हूँ ना फ़हीम, या होता है या नहीं होता, ठीक है। ये आप बात याद रखिएगा। राना साहब, इस पर ज़रा शॉर्टली मुझे एक चीज़ थोड़ी सी गाइड कीजिएगा कि ये जो जज्बा है ये अल्लाह के लिए काम कर रहे होते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, या अपनी तस्कीन के लिए, या लोगों को, तो ये अलग अलग मेरा ख्याल वो होंगे, इसके ऊपर भी कैटेगरीज होंगी। जी फ़हीम भाई, ये देखें दुनिया में हर अमल जो होता है ना, उसके लिए 2 तरह की फोर्सेस होती हैं। एक ड्राइविंग फोर्स होती है जो हमें काम करने पे उकसाती है, एक सस्टेनिंग फोर्स होती है वो हमें काम करने पे रोकती है। जैसे आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे कि लियारी के बहुत सारे बॉक्सर जो हैं, बड़े बड़े एथलीट जो हैं, वो रोड पे भीख मांग रहे हैं, तो लोग फिर स्पोर्ट्समैन बनना छोड़ देते हैं। लेकिन एक तरफ आप रिकग्नाइज़ करते हैं कि आपके वहाँ पे कोई ना कोई लोगों को इस तरह के इंसेंटिव मिलते हैं, यानी जो रज़ाकार की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि वो लोगों को मैसर होता है। बड़ा आदमी वो नहीं है जो लोगों को ना मिले, बड़ा आदमी वो है जो लोगों को मैसर हो। जी जी, वाह वाह, जिस तक लोग पहुँच सकें, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि लोग सुप्रीम कोर्ट और मीडिया का रुख क्यों कर रहे हैं, ये दोनों ही अवाम को मैसर हैं। बाकी सिस्टम नीचे मैसर नहीं है तो लोग मीडिया और सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं ना। बिल्कुल तो सही। ये आपने 1 अरब पॉपुलेशन तो है जो खुदा को ही नहीं मानती, लेकिन आप देखें वो चाइना में आप देख लें, बीजिंग में, शंघाई में देख लें कि लोगों को अक्सर जो वो छोटे बच्चों को रोड पर आने वाले लोग हैं, पार कराने, सारे रज़ाकार हैं, पुलिस नहीं है। जी हाँ, ये जितने भी एथियस्ट कम्युनिटी है उसमें वो
ह्यूमैनिटी के हवाले से अपने आप को, क्योंकि उनका रिलीजन जो है ना वो सिर्फ यही है कि वो किसी की मदद करना चाहते हैं ह्यूमैनिटी के, तो वो हमें ऐसी ऐसी मिसालें मिलती हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे स्टीफन हॉकिंस जो हैं वो, जी हाँ, वो एथियस्ट थे, और भी बेशुमार लोग हैं। खैर जनाब, एक वक्फे का वक्त है, और वक्फे से पहले मैं नाजिया आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप तशरीफ़ लाई, आपने सुबह सुबह वक्त निकाला, आपसे हमने बड़ी मज़ेदार बातें जानी। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद होंगे, इसी मौजू पर बात हम जारी रखेंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम बात कर रहे हैं रज़ाकारों के आलमी दिन के हवाले से, और हमारे साथ मेहमानों में मौजूद हैं ज़फ़र अब्बास साहब, जो कि जिनका ताल्लुक़ JDC से है, एक फ़लाही इदारा है, और हमारे दूसरे मेहमान मौलाना आसिफ हबीब साहब, जो कि इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन से जिनका ताल्लुक़ है, ये भी बच्चों की फ़लाह के लिए, बच्चों को तालीम और सेहत के हवाले से उनकी मदद करते हैं। और अभी हमारे साथ जो तीसरे मेहमान हैं जिन्होंने अभी भी हमें ज्वाइन किया है, जिन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ, बेसिकली ये रेस्क्यू ट्रेनर है सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं मंजर अब्बास साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सदाएं ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, बड़ा अच्छा टॉपिक आपका आज, और मुबारक देता हूँ आपको कि आप वाइब TV चैनल है जो आज के दिन को बड़ी अहमियत के तौर पे जो है ना देख रहा है। इतने अहम लोग हैं, इतना अहम काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, तो हमारा ख्याल है कि इस हवाले से ज़रूर बात होनी चाहिए थी, और आप लोगों को जो है अप्रिशिएट करना चाहिए था। ये एक चीज़, ये जो आपने गले में ये जो स्कार्फ पहना हुआ है, ये जो बॉय स्काउट्स की निशानी है बहुत बड़ी, मुझे इससे मेरा अपना बचपन याद आ गया। मैं स्कूल लाइफ में मैं भी बॉय स्काउट था, और मुझे बड़ा शौक था कि ये बैजेस जो है ना मेरे पास बहुत ज़्यादा हों, मगर आपको देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये आज के आलमी दिन के हवाले से, आज जो रज़ाकारों के हवाले से पूरी दुनिया में दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप जो आपके विचार हैं वो उनके बारे में बताइए। देखिए, मैं तो पहले यही बताऊँगा कि ये स्काउट्स एक आलमी तहरीक है, और दूसरा ये कि हम जो है, अभी मैं सदारती अवार्ड भी हुआ हूँ, ये मेरे अवार्ड भी आपके सामने नज़र आ रहा होगा, कि हम जो है बच्चों को मोटिवेशन देते हैं जाके कि आपने माशरे के अंदर अपनी मदद आप कैसे करनी है। जैसे स्काउटिंग है, अगर S और C आप उससे हटा लें तो आउटिंग बन जाती है। आउटिंग के ज़रिए हम ऐसी स्किल देते हैं रेस्क्यू की, फ़र्स्ट एड की, जो कि आप अपने घर के अंदर भी जो है ना उसको अवेल कर सकते हैं, और इसके बाहर भी। खुदा न खास्ता बावर्ची खाने में बहुत से मसाइल हो जाते हैं, आग लग जाती है, सारी चीज़ें। इन तमाम चीज़ों को करने के बाद मुआशरे के अंदर हम एक बच्चे को 4 चीज़ों पर डेवलपमेंट करते हैं। नंबर 1 उसका जो है जिस्मानी नशोनमा, उसकी अच्छी जिस्मानी नशोनमा होगी, वो बेहतर मुआशरे के लिए आगे काम करेगा। एक रेस्क्यू के लिए जिस्मानी नशोनमा बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा ये है कि हम उसके ज़हनी नशोनमा, हमारे पास तकरीबन 260 IQ गेम्स ऐसे हैं जो कि उसके जो है दिमाग को, उसके व्यूज़ को खोलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा जो है माशरती, आपने माशरे में किस तरह बिहेवियर देना है, इस तरह से। जैसे जनूनी नशोनमा, आज मैं अगर ज़रा सा भी बस में बैठता हूँ या किसी को हिला देता हूँ तो जनून में आ जाता है, कहता है आपने किस तरह हाथ लगाया। इसकी डेवलपमेंट माशरे में ज़रूरी है। हम उसको जो है वो जनूनी नशोनुमा पे बच्चे की काम कर रहे होते हैं, वो फिर जब बड़ा हो जाता है रेस्क्यू ट्रेनर, उसमें पेशेंस आ जाते हैं। जब आपका कोई ब्लास्ट होता है या कोई धमाका होता है तो उसमें उसके पेशेंस चाहिए, ये नहीं कि वो डर के मारे चले। उसके पेशेंस जब अच्छे होंगे तो अच्छी फर्स्ट एड करेगा। तो मेरा आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम बच्चों को इन 4 चीज़ों पे मोटिवेशन लेकर आ रहे होते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं, माशरे में काम शुरू कर देते हैं, जुलूसों में जाते हैं, मुख्तलिफ आवाम नास के लिए खिदमत, रेलवे स्टेशन पे स्काउट्स काम करते हैं। तो जब वहाँ पे जाते हैं तो पब्लिक का बिहेवियर हमारे साथ कैसा होना चाहिए। आज आलमी दिन पे मैं यही मैसेज पब्लिक को देना चाहूँगा कि आपको जो रेस्क्यू वाला आ रहा है या उसको स्पेस देना चाहिए, उसको इज्जत देनी चाहिए, ताकि वो बेहतरीन तरीके से मोटिवेट हो और बेहतरीन तरीके से जो है उस पर काम कर सके और आपका रेस्क्यू बेहतरीन तरीके से कर सके और इंसानी जानें बचा सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ज़फ़र साहब, सर आज का जो दौर है, अब अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमें हर दूसरा शख्स वो पैसे के लिए दौड़ता हुआ नज़र आता है।
तो जब इस दौड़ में हम देखते हैं कि रज़ाकार भी जो है वो काम कर रहे हैं और मतलब एक ये जज्बा हमें नज़र आता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरह हम इसकी तरफ कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि जो उनकी सारी जो मुआशी ज़रूरियात हैं वो भी तो एक ज़िंदगी का अहम मकसद है, उसके साथ साथ होते हुए वो किस तरह लोगों की मदद कर सकते हैं, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा। देखिए, मैं इस आज की डेट की अगर आपसे बात करूँ, हम कराची की अगर बात करें, माशी तंगी भी है, प्रॉब्लम्स भी हैं, दुश्वारियाँ भी हैं, और इस वक्त मेरे शहर में अगर देखा जाए तो 7,000 घर गिराए जाने हैं, जिनको तोड़ा जाना है, कोई लिस्ट जारी हुई है। फिर उसके बाद दूसरे मरहले में 7,000 घर हैं, फिर 7,000 घर हैं, फिर 7,000 घर हैं। छोटे मोटे पथारे ठेले इस वक्त हट रहे हैं। तो एक आम आदमी जिसके अंदर जज्बा है, रज़ाकार, ज़हनी तौर पर वो एक रज़ाकार है, तो अगर उसके हाथ में वसाइल नहीं भी है ना, उसके पास पैसा नहीं भी हो, तो वो कोशिश कर रहा है किसी एक ठेले वाले के बराबर में जाके उसको ढूंढ के कि भाई तुम मेरे ये घर के बाहर अपना सामान रख के बेच लो, या फला जगह है वहाँ बेच लो, या मैं तुम्हें एक पथारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर खरीद के दे देता हूँ, एक और ठेला दे देता हूँ, किसी बाज़ार में लगा लो, उसका रेंट में दे देता हूँ। क्योंकि देखें, जब एक साथ आप 8-9 हज़ार लोगों का कारोबार डिस्टर्ब करेंगे, देखें किसी भी एक दुकान के डिस्टर्ब कर देने से, एक ठेले को तोड़ देने से सिर्फ एक शख्स मुतासिर नहीं हो रहा, उसके पीछे उसके बीवी, बच्चे, माँ बाप सब मुतासिर हो रहे हैं। अगर आप किसी का एक आगे घर तोड़ देंगे तो सिर्फ उस घर में वो कोई एक शख्स मुतासिर नहीं हो रहा, जो उस घर में रह रहे हैं उसमें एक बेटी नाम की औरत भी रहती है, एक बीवी नाम की औरत भी रहती है, एक बहन नाम की औरत है, एक माँ है, एक बाप है, एक भाई है, वो सब लोग परेशान हैं। तो इस वक्त भी रज़ाकार बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को दिलासा दे रहे हैं जो इस वक्त बिल्कुल परेशान हैं, खुले आसमानों के नीचे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने भी एक मूवमेंट शुरू की है, हम हुकूमत से कह रहे हैं सही है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात सर आँखों पे, बहुत अच्छे हुक्म है, जो भी चीज़ नाजायज़ है, रास्तों में रुकावट बन रही है, उसको बिल्कुल हटना चाहिए 100%। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो हमारी माँ का दर्जा रखती है रियासत, जो सूबाई गवर्नमेंट है, जो शहरी हुकूमत है, वो उन लोगों के लिए कोई तो मुतबादिल जगह देगी ना, कि जी आपको अगर हमने यहाँ से उठा के फेंक दिया तो अब आप कहीं तो जाओगे। उनके लिए कोई ऐसे शेल्टर होम या कुछ भी ऐसी जगह, वो खाली स्कूल हो कहीं के, वो सोशल वेलफेयर की बिल्डिंग्स बनी हुई पड़ी हैं खाली बेताशा भैंस कॉलोनी में, वहाँ उनको मुंतकिल करें आर्जी तौर पे, कुछ भी इस वक्त उनको साया दें। रात में सर्दी है, मैं परसों रात में जिना अस्पताल में कंबल बांट रहा था, आप यकीन करें हम 500 कंबल लेकर गए थे। हम समझ रहे थे कि हमारे पास शायद 200 कंबल बच जाएंगे या 150, तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे। उससे 2 दिन पहले हम SIUT के बाहर जो फुटपाथ बने हुए हैं सिविल अस्पताल के बाहर, वहाँ पर हम बांट के आ चुके थे। तो हमने कहा जो बचेंगे मस्जिद उधर चले जाएंगे। आप यकीन करें 1 से 1.5 घंटे में जिन्ना अस्पताल के सिर्फ 2 वार्ड हमने किए हैं। एक तो ICU सर्जिकल वार्ड नंबर 4 और जिन्ना अस्पताल का बच्चा अस्पताल जो है वो, आप यकीन करें उसके बाथरूम के बाहर से लेकर और अस्पताल की इमरजेंसी तक रात 2 बजे तकरीबन सो रहे थे, 800 लोग सो रहे थे। वही बाथरूम का पानी बहता हुआ बाहर आ रहा है, उसी के अंदर लोगों ने गद्दे बिछाए हुए हैं, बेचारे पड़े हुए हैं, जिनके पास चादर कंबल नहीं है वो खुले आसमान के नीचे, किसी ने बैनर उठा के अपने ऊपर डाला हुआ है, किसी ने किसी एक कंबल में 4-4 आदमी हैं। मुश्किलात हैं, देखिए ना, हमारे पास नहीं है अस्पताल, हमारे अंदरूनी सिंध में या नहीं है, तो जो बेचारे यहाँ आ रहे हैं उनके लिए रज़ाकाराना तौर पर कोई भी इदारा, कोई भी शख्स जिसके घर में एक्स्ट्रा कंबल है, एक्स्ट्रा जैकेट है, वो खुद जा रहा है। अच्छा, इसी दरमियान मैंने खुद देखा वहाँ पर गाड़ी आके रुकी, रात 2 बजे की बात कर रहा हूँ, 2:30 बजे की, उसमें जो एक बुजुर्ग खातून उतरी, उनके हाथ में बिस्किट के पैकेट थे, उन्होंने आके जो बच्चे वहाँ बैठे हुए थे या सो रहे थे उन सबके सिराने एक बिस्किट रख रही हैं। तो उनको कौन सा कोई इसके अंदर अवार्ड मिल रहा है या उनकी तस्वीर लग रही है? चले मैं तो इदारा हूँ, मैंने अपने इदारे का तस्करा भी कर दिया है यहाँ पर कि हमने ये काम किया है, लेकिन उनको कौन पूछ रहा है? तो ये जज्बा ही है कि वो खातून अगर रात को 2 बजे उठ के आ रही है या 2:30 बजे रात में उठ के आ रही है और उसको एक ख्याल है कि जो बेचारे, अच्छा मैं वहाँ पर पहुँचा, मुझे ऐसी फैमिलीज़ भी मिली कि मियाँ बीवी 4 बच्चे वहीं फ़र्श पे सो रहे हैं खुले आसमान के नीचे। जब उनको हमने कंबल लिहाफ दिया तो उनकी आँख खुल गई। लाजिम बात है, सर्दी में अगर उनको अचानक से मौसम तब्दील होता महसूस होगा। मैंने पूछा क्या मसला होता? 3 महीने से यहाँ पड़े हैं, शौहर को TB है, ख़तरनाक हद तक। अब रोज़ाना आ जा नहीं सकते, इसलिए जहाँ भी रहते हैं कराची में या सिंध में वो आके पड़े बेचारे वहीं। तो जो कुछ भी हो रहा है वो रज़ाकाराना जज्बे के तहत ही हो रहा है। अगर मैं ये बात बोल दूँ कि बात मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कर चुका हूँ कि शायद सरकारी इदारों की एम्बुलेंसें काम कर रही हैं शहर में, तो आप भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। रज़ाकार सारे आपको नज़र आएंगे, ड्राइवर, फलाही इदारे नज़र आएंगे। अगर मैं आपसे कह दूँ जी ये खुदा न खास्ता जो सानेहात होते हैं, बड़े बड़े डिज़ास्टर आते हैं, ज़लज़ला हो, अर्थक्वेक, सुनामी हो, बिल्डिंगें जल रही हों, दहशतगर्दी के वाक़यात हो या कोई भी आफत हो, उसके अंदर मैं बोलूँ कि नहीं जी सिर्फ कोई सरकारी एहलकार ही आकर उन ज़ख्मियों को छूता है या उन लाशों को दफनाता है, तो आप भी नहीं मानेंगे। यही हीट स्ट्रोक इसी कराची में पड़ा था, आप यकीन करें कफन तक ख़त्म हो गया था। कराची में सफ़ेद कपड़ा नहीं था कफन देने के लिए। तो ये लोग थे जो रज़ाकाराना तौर पर जा रहे थे, दुकानों के मालिकान के घरों पर जा रहे थे, दुकानें खुलवा रहे थे, कार्टन के कार्टन ला के दे रहे थे। तो ये सब रज़ाकाराना जज्बे के तहत कलामी करूँगा। बहुत अच्छा टॉपिक इन्होंने उठाया जिना हॉस्पिटल का। जी। आप यकीन करें कि जब सुबह OPD शुरू हो जाती है
तो हज़ारों लोग जो है दर बदर घूम रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कहाँ से लैब टेस्ट कराना है, कहाँ से ब्लड लेना है, कहाँ से जो है इमरजेंसी में जाना है। तो मेरी जो है हमने भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि तकरीबन हमारे 8 से 10 स्काउट जो है वहाँ पर हर हफ्ते ड्यूटी करें, क्योंकि वो बताएं लोगों को। वो बेचारे इतनी लंबी बिल्डिंग है कि वो एक तरफ से बताते हैं, वहाँ पहुँचते हैं बोलते हैं नहीं यहाँ ब्लड नहीं होता, ब्लड उस तरफ है। अच्छा, फिर पता देही इलाकों से आए हुए लोगों ने इतना अंदाजा भी नहीं होता, पढ़े लिखे भी नहीं होते। बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं गुजारिश करूँगा, JDC को गुजारिश करूँगा, चीफा से करूँगा, अपने तमाम रज़ाकारों को इस तरह से ड्यूटी शेड्यूल करें कि जो बेचारे गरीब लोग आ रहे हैं उनको कोई पता नहीं, उनकी लैंग्वेज नहीं पता, उनको उर्दू सही बोलना नहीं आती, उनको आप सही वे दें कि आपने किस डिपार्टमेंट में जाना है, ताकि वो जल्दी OPD, वो बेचारे करते करते OPD खत्म हो जाए। बिल्कुल सही जी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी हवाले से बात करते हैं कि हम आम लोग जो हैं वो कुछ इसी जज्बे के तहत कुछ ख़ास काम कैसे कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और रज़ाकारों के आलमी दिन के हवाले से आज गुफ्तगू जारी है अपने मेहमानों से। मेहमानों में हमारे साथ ज़फ़र अब्बास साहब मौजूद हैं, मंजर अब्बास साहब मौजूद हैं और राना आसिफ हबीब साहब मौजूद हैं। अच्छा राना आसिफ हबीब साहब, आपसे मैं आपकी तरफ आऊँगा। अभी वक्फे से पहले बात हो रही थी ज़फ़र अब्बास साहब से कि अगर लोगों की मदद करना और ख़िदमत करने की बात कर रहे हैं, हम रज़ाकाराना तौर पे अगर किसी के काम आने की बात कर रहे हैं, तो ये जो लोग इस वक्त बेघर हो रहे हैं, ठीक है, जो कारोबार से हाथ धो के बैठ गए, जिन्होंने सरकारी अराज़ी पे कब्ज़ा किया हुआ था और कई दहाइयों से वहाँ पे थे, वो अब उन्हें वो अपनी चीज़ लगना शुरू हो गई थी, वो मलकियत थी उनकी एक हिसाब से, तो अब वो उनके पास कुछ नहीं है। अब उनकी वो सिर्फ एक शख्स नहीं, एक दुकानदार नहीं है, एक कारोबारी नहीं, उसके पीछे पूरा ख़ानदान, जैसा कि उन्होंने कहा, वो मुतासर हुआ है। तो उनकी एक आम शहरी वो किस तरह मदद कर सकता है, क्योंकि 2.5 करोड़ लोगों का शहर है, वो मतलब कोई 50,000 लोगों को तो संभाल ही सकते हैं, उनको कम से कम हौसला तो दे ही सकते हैं। और हुकूमत की जो पहली जिम्मेदारी है वो इस हवाले से क्या है? अगर आपको ये सारा कुछ आपने किया है तो हुकूमत किस तरह उनके साथ सपोर्ट करे? जी फ़हीम भाई, जब भी कोई बड़े मंसूबे या बड़े लेवल पे कार्रवाई की जाती है उसका एक अल्टरनेटिव प्लान होता है। अब वो अल्टरनेटिव प्लान हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इसका अल्टरनेटिव प्लान बनाए कि इन लोगों को, जैसे लियारी एक्सप्रेस पे बना था तो 30 लाख लोगों को किस तरह हमने मुतासरीन को एडजस्ट किया, उसी तरह का एक प्लान इन लोगों के लिए भी होना चाहिए कि इनको किस तरह एडजस्ट करें। ये तो रोल हो गया हुकूमत का। जो चीफ़ मिनिस्टर साहब ने अभी डायरेक्शन भी दी है सईद गनी साहब को, ताकि वो एक कमेटी बनाए और इसको जल्द अज जल्द फैसला कीजिए। कमेटी वो ना हो कि इजलास कमेटी के होते रहें और लोगों के मुश्किलात बढ़ती रहें। अच्छा, दूसरा जो सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में यहाँ आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन हाउस है, कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ से 200 मिलियन रुपीज़ डॉलर कमा के कराची से लेके जाता है। सबसे बड़ी टेक्सटाइल कराची में है, सबसे बड़ी आप देख लें जो ट्राइनरीज की सनतें हैं वो कराची में है। तो उनका एक रोल बनता है कि अब इन मुतासरीन को, ये जो बड़े बड़े आप मॉल बना रहे हैं, जो बड़ी बड़ी आपको शॉपिंग आर्केड खाली पड़े हैं, इनको रज़ाकाराना तौर पर एक वहाँ पे पार्टनर बनाएं और इनको स्पेस दें और उस स्पेस के साथ इनको वहाँ पे साथ लेके चलें। इसी तरह जैसे बड़ा दरख्त कोई होता है उसके साथ छोटा दरख्त अगर लगाएं तो वो भी उसको सपोर्ट करता है। तो ये रोल मैं समझ रहा हूँ, खामोशी क्यों है? ज़फ़र साहब ने तो खामोशी तोड़ी सिविल सोसाइटी की वजह से। वो अरबाब इख्तियार जो कराची के ठेकेदार बनते हैं, कराची की आवाज़ बुलंद करते हैं, कुरंगी ट्रेड एसोसिएशंस है, साइट एसोसिएशंस है, जिनके मिलियंस ऑफ रुपीज़ के फ़ंड हैं, वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? और इन छोटे जो ताजरे हैं जो उन्हीं की प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, रिटेलर हैं, उनको आज अगर हमने देखा है कि कभी कोई गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि हमने प्लाट देने हैं रिटेलर को, आप देखिएगा लाखों करोड़ों आपके शो में एप्लीकेशन आ जाएंगे। तो ये जज्बा क्यों नहीं है कि हम उन भाइयों को, उन फैमिलीज़ को अकोमोडेट करें अपने साथ, जिन लोगों की वजह से कराची के जो है कारोबार चलता था। भाई, तो आपने बता दिया कारोबारी तबका जो है वो क्या साथ दे, मगर अब और जो आम शहरी का आपने बात की, तीसरा सवाल आपको, आम शहरी को मैं कहता हूँ उसका फ़र्ज़ है कि वो जहाँ जहाँ ऐसे मुतासरीन को देखे, उनको तसल्ली तशफ़ी दे और उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं बुनियादी, उसका पूरा करने के लिए
अपना, हमारे आप देखें कि मज़हब में भी है कि आप अपने पड़ोसी की खैर खाफियत, नमाज की 5 वक्त क्यों पाबंदी की गई कि आपको पता लगे कि उसके घर पे खाना पका नहीं होगा, वो जिम्मेदारी शहरी तो अदा कर सकता है अपने पड़ोसी की, अपने मोहल्ले वाले की, अपने दुकानदार की। तो ये मैं समझता हूँ रोल सिटीज़न का होना चाहिए कि आप इमीडिएटली उनके लिए क्या एक्शन करें वो आप करें। और आप देखें अल्लाह ताला का माल देने से अल्लाह ताला का माल बढ़ता है। बिल्कुल सही। अल्लाह से तिजारत करो, दुनिया की तिजारत भूल जाओगे। बेशक बेशक बेशक। और पड़ोसी की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि पड़ोसी से पहले तो ताल्लुकात ठीक करें, क्योंकि हमारे सबको छोड़कर सिर्फ पड़ोसी से लड़ाई होती है। जी जी। और ये पानी की मोटर और ये कचरा फेंकने छोटे छोटे मामला से निकलें, हाँ। एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें। हाँ हाँ, तसादुम से बेहतर होता है शेयरिंग करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। तो आपने ये कहा जनाब के जो कारोबारी, ये बड़े बड़े जो टाइकॉन्स हैं इनको, और जो बड़े बड़े इदारे हैं जिन ताजर एसोसिएशन वगैरह, ये सारे, इनको चाहिए कि इन सारे लोगों को अकोमोडेट करें जो यहाँ से निकले। गवर्नमेंट को क्या एक्शन जो है ना वो प्लान करना चाहिए? अभी आइंदा भी वो तोड़ फोड़ तो जारी रख रहे हैं जो गैर कानूनी तौर पर जो देखिए, बैठे इसके एसओपी नहीं है, इसके एसओपी बनने चाहिए। आप लोगों की गैस की लाइन तोड़ रहे हैं, आप लोगों की पानी की लाइन तोड़ रहे हैं, आप लोगों की यूटिलिटी डिमोलिश कर रहे हैं, कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। आपने इसके एसओपी बनाए। और जो तोड़ने वाले मशीन का ड्राइवर है उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसकी ट्रेनिंग क्या है, वो शटर के साथ बालकोनी को भी नीचे ला रहा है। वो शटर के साथ आप जाके देखें पीछे जो मकान को कमजोर कर रहा है, और मकान किसी भी खुदा ना खास्ता कुदरती आफत से पूरा कराची डिमोलिश हो जाएगा। जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, एक सुराख मार रहे हैं दीवार के अंदर, वो पूरी बिल्डिंग किसी दिन गिरेगी। और हम इधर प्रोग्राम कर रहे होंगे कि आज 200 लोग जो हैं वो मुतासिरा होके हरमैन टावर फलाना ढमकाना के नीचे आके मर गए। हम तो ये बोल रहे होंगे 12 की लाशें अभी भी मिसिंग, 12 की लाशें मिसिंग है। हम तो ये कर रहे हैं। तो ये और हम ढूंढ रहे होंगे। तो ये जो टेक्निकल काम था, तजावजात ख़त्म करनी थी, तो आप उसे उस हद तक करें। अब ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश जो कर रहे हैं, ये खतरनाक है। अच्छा, तो नहीं तो वो जो लोग इस वक्त देखें, मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती है, अगर ये तो इस तरफ हम बात कर ही रहे हैं कि जिन लोगों ने सरकारी अराजी पे कब्जा किया हुआ था, ठीक है, कब्जा करके उन्होंने एक दुकान बना ली। अब दुकान की कीमत करोड़ों रुपए की थी। अच्छा, एक कब्जे की चीज़ की कीमत इतनी करोड़ों की कैसे होगी? इसका मतलब है कि उन्होंने इस चीज़ को किसी ना किसी से ख़रीदा है और सरकारी तौर पे वो उन्होंने मालिक बनाया गया उन्हें। तो वो कौन से इदारे थे, वो कौन से लोग थे जिन्होंने गैर कानूनी तौर पे पैसे लिए, रिश्वतें लिए, और उन लोगों का क्या बनेगा जिन लोगों ने कोई नहीं पकड़ रहा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KMC, DMC, ये जो आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये जो आपके कंटोनमेंट बोर्ड हैं, उनके लिए तो आपका कोई अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम नहीं है। इसका मतलब है कि अगर इतनी, जिस मुल्क में आप वर्ल्ड को क्या मैसेज दे रहे हो दुनिया को कि इतनी लाकानूनियत है हमारे मुल्क के अंदर कि जो जिस जगह चाहे दुकान बना सकता है, जिस जगह चाहे हाउसिंग कॉलोनी बना सकता है, जिस जगह चाहे चाइना कटिंग और कर आपका सकता है, हर आदमी जो है वो करप्ट है, और आपका हर बंदा आम चोर शहरी है। करप्ट है। तो जब आप अपने शहरियों को चोर बना देंगे, अपने डॉक्टर को चोर बना देंगे, इंजीनियर को चोर बना देंगे, अपने CA को चोर बना देंगे, सोशल वर्कर को चोर बना देंगे, तो लोग आप पे कैसे भरोसा करेंगे? बिल्कुल सही। सर, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो बात करेंगे हम ज़फ़र अब्बास साहब से कि किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक रज़ाकार को और एक फलाही इदारे को, और इस वक्त हुकूमत की मतलब कानून के हिसाब से देखा जाए तो इन्हें किन किन मसाइल का सामना है, इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। बैक आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और रज़ाकारों के आलमी दिन के हवाले से अपने मेहमानों से बातचीत का एक सिलसिला जारी है और बड़ी ज़बरदस्त और मुफीद गुफ्तगू हो रही है। ज़फ़र अब्बास साहब से मैं बात करूंगा, जो वक्फे से पहले मैंने वो लिंक भी दिया था कि हम जब आएंगे तो बात करेंगे इस हवाले से कि रज़ाकाराना तौर पे काम करने वाले किसी भी इदारे को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अवाम की जानिब से और हुकूमत की जानिब से। क़ानून में कहाँ कहाँ जो मुश्किलात हैं, या अगर वो थोड़ी सी आसानियाँ पैदा की जाएँ तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो कारकर्दगी है, वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। देखें, मैं अगर यहाँ की बात करूँ सिंध की, पंजाब में तो रेस्क्यू 1124 और दीगर 1122 और ये सब चीज़ें जो है नज़र आती हैं, उनका काम भी नज़र आता है। लेकिन मैं अगर सिंध की बात करूं तो सिंध में प्रॉब्लम ये कि खुदा न खास्ता कोई भी वाक़या, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, कहीं आग लग जाती है, कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है,
तो कोई ऐसा इदारा नहीं है जो वहाँ उस वाक़े में पहुँच के फैसला करेगा कि हमने पेशेंट्स मूव कहाँ करने हैं। हमने ये जो ज़ख्मी हैं जो इंतहाई क्रिटिकल हैं, हमारे पास फलां अस्पताल में इतने ऑपरेशन थिएटर हैं, वो इस वक्त आवाम का जो जनरल केसेस आ रहे हैं उनको डील कर रहे होंगे, या एक्सेस हैं कि नहीं है। प्राइवेट अस्पताल में मूव कर, अच्छा सरकारी आदमी किसी मरीज़ को प्राइवेट अस्पताल अगर मूव करेगा उसकी नौकरी चली जाएगी, उसका बॉस बोलेगा तुमने किस खाते में मूव किया। तो जब NGOs वहाँ उतरती हैं वो फैसला करती हैं, हम किसी साने में उतर के हम फैसला करते हैं फ़ौरन कि हमारे रज़ाकार पहुँच चुके होते हैं अस्पताल में, जी ब्लड अरेंज फलां कर रहा है या अलग अरेंज कर रहा है, अच्छा जी इतने मरीज इस अस्पताल मूव करो, इसकी इमरजेंसी में इतनी जगह हैं, इसके इतने ऑपरेशन थिएटर हैं, इसकी इतनी ICU हैं, फला में मूव करो, फला में मूव करो। इसके बाद जो सरकारी इदारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो उन NGOs को आगे ये तंग करते हैं मजमे में खड़े होकर, जी आपने तो बड़ा जुल्म कर दिया इस फैमिली के ऊपर, आपकी वजह से तो ये फैमिली जो है वो तबाह हो जाएगी, 8 लाख कैसे भरेगी, 9 लाख कैसे भरेगी। भाई वहाँ NGO बोल रही है हम भरेंगे, तो उन फैमिली को यकीन दिलाया जा रहा था बेवकूफ़ बना रहे हैं, अभी भी वक्त ले चलो सरकारी अस्पताल। अरे सरकारी अस्पताल में पहले 20 मरीज पड़े हुए, उनका नंबर नहीं। अभी एक बस पलट गई थी शारा फैसल पे आज से 2 महीने पहले, जब वो बस पलटी तो बस के ऊपर भी आपको पता है क्राउड बैठा होता है, तो वो जब बस पलटी तो उसमें जो ऊपर बच्चे बैठे हुए थे, लड़का एक 20 साल का था, उसके दोनों पाँव बस के नीचे आ गए जब बस गिरी। रात 3 बजे का वक्त था, मुझे फ़ोन आया कि बहुत बड़ी तादाद में जिन अस्पताल में पेशेंट्स पड़े हुए हैं जिनको नहीं छुआ जा रहा, ऊपर इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में रश है। मैं वहाँ पहुँचा अस्पताल, तो मैंने देखा जी, मैंने उस फैमिली से पूछा, उन्होंने बताया जी यहाँ कराची में एक धमाका हुआ था, उसके अंदर इस बच्चे के बाप, चचा और भाई मर गए थे, अपनी फैमिली के इकलौता लड़का है 20 साल का, और इसकी बस के नीचे टांगें आ गई हैं और ऑपरेशन चल रहे हैं अंदर। मैंने बगैर पूछे, मैं चूँकि बहुत ज़्यादा जिन आता जाता हूँ, मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। मैं अंदर गया तो डॉक्टर अपना बातचीत कर रहे थे, उनके हाथ में कटर था और एक टांग बच्चे की वहाँ सामने पड़ी थी गेट के पास ज़मीन पे, और दूसरी टांग काटने जा रहे थे। तो मैंने ऑपरेशन थिएटर में बोला, मैंने कहा 1 मिनट भाई, किससे पूछ के काट रहे हो आप टांग इस बच्चे की? इसकी फैमिली से पूछा है, परमिशन ली है, उनको बताया है? तो सब यूँ मुड़े, आप अंदर कैसे आए? मैंने कहा आप ये छोड़े, आप ये बताएं कर किससे पूछ के रहे? वही डॉक्टर जो दूसरी टांग भी काटने जा रहे थे, बाकायदा उनके हाथ में कटर रेडी था, वो काटने जा रहे थे। जब मैंने उनसे इतने सवालात किए तो उसके बाद उन्होंने उनकी फैमिली को अंदर बुलाया, जो उसके चचा थे या कौन थे, उसका कोई एक कज़न था, उसको अंदर बुलाया। उनसे बोला जी ये एक टांग तो पूरी हो गई थी, दूसरी ये अब हम ऐसा करते हैं रिस्क ले लेते हैं, चलें आप लोग कह रहे हैं तो हम 24 घंटे देख लेते हैं कि शायद ये बच जाए। आप यकीन करें जैसे ही उन्होंने शायद बोला, मैंने कहा भाई तो आपने पहली क्यों काट दी? उसमें भी थोड़ा देख लेते, वेट कर लेते यार, दोनों टांगें काट दोगे, वो कहाँ खड़ा होगा? 20 साल का जवान है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। उसके बाद मैंने उस बच्चे को वहाँ से उठाया उसी कंडीशन में। मैंने कहा भाई इसका मुझे इतना बताओ, जिंदा रह सकता है, मैं ले जाऊँ प्राइवेट अस्पताल? कह रहे बिल्कुल कोई मसला नहीं है। मैंने कहा इस टांग को फ़ौरन पैक करो ना, रूई में पैक किया उस टांग को। मैंने वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस बुलाई, उस बच्चे को उठाया, दूसरा अस्पताल ले गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वो टांग भी बच गई और वो बच्चा जो है ज़िंदा भी है। अगर सिर्फ 1 मिनट में लेट हो जाता तो अच्छा, मेरे अंदर जाने से क्या फ़र्क पड़ा कि इंसानी टांग जो कचरे के डब्बे के पास पड़ी हुई थी ना, सिर्फ मेरे शोर करने पे वहाँ के डॉक्टरों ने फ़ौरन उसको कपड़े में तय किया, घबरा गए कहीं कोई तस्वीर ना खींच लें, वीडियो ना बना लें, उसको पैक करके मुझे ही थैले में दे दिया। घबराहट के मारे, मैं वारिस नहीं हूँ उसका यार, उसकी उस टांग का, मुझे ही वो थैले में करके दे दिए, ले जाए आप बाहर। तो बात ये कि NGOs के काम करने से एक सिस्टम तो कम से कम बन रहा है। जो आपके पास टीमें नहीं हैं, आपके लोगों को ये नहीं पता है कि CPR क्या होता है, आपके लोगों को ये नहीं पता कि बेसिक लाइफ सेविंग्स हैं क्या, इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या है। बिल्कुल सही, ये इस हवाले से लोगों की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और अच्छा मंजर साहब, आपसे आपकी तरफ सर मैं इसमें एक छोटा जी प्लीज़ बात कीजिए। असल वजह ये, अभी जो आपने देखा होगा कि धमाका हुआ था जुलूस के अंदर, मुहर्रम के जुलूस के अंदर, आशूरा पे, उस धमाके अंदर जो है हमारे यंग स्काउट्स के जो है बिल्कुल उसके ऊपर जो है स्टॉल के ऊपर हुआ था, जहाँ पे हमारा कैंप लगा हुआ था। तो जब वो धमाका हुआ तो बदनसीबी देखें कि स्काउट ड्यूटी दे रहा था, मुजम्मिल चकवाल का है, अभी उसको जो है सितारा एजाज़ी वो भी मिला है, उसको आपने खुदकश डिक्लेयर कर दिया। आप यानी कितनी वो होती है ज़्यादती रज़ाकार के साथ, मैं आपको बताता हूँ। जब उसको खुदकश डिक्लेयर कर दिया, तमाम TV चैनल्स ने दिखा दिया, सब ने दिखा दिया कि स्काउट की वर्दी में था, ये था वो था। जब हमारे कमिश्नर वहाँ पहुँचे जनाब ताहिर शेख साहब, और उसके साथ हमारे सूबाई सेक्रेटरी अख्तर मीर साहब पहुँचे, उन्होंने देखा कि ये स्कार्फ बच्चे के यहाँ चिपका हुआ है, सिर्फ ये धड़ सिर्फ मिला था, वो भी बिल्डिंग के ऊपर जाके गिरा था जहाँ फ़हीम भी उसमें हुए थे। तो वो ये वाला स्कार्फ जब नज़र आया तो उन्होंने कहा यार ये तो हमारा बच्चा है, स्काउट का है। उन्होंने कहा नहीं जी, आप धक्के मार के बाहर कर दिया। बड़ी मुश्किल से जाकर जहाँ पे लाशें जो है जिन्ना हॉस्पिटल, उसके उसमें से सिविल हॉस्पिटल था, उसके मुर्दा खाने से निकाल के उसको हमने ज़बरदस्ती डिक्लेयर किया कि बड़ी मुश्किल लगी उसमें कि ये जो है स्काउट है। और यकीन करें 6 स्काउट हमारे उसमें शहीद हुए थे।
तो मैं ये कहता हूँ कि बराए मेहरबानी कम से कम तहकीकात, कम से कम जब उनके वालिदैन को पता चला कि यार ये हमारा बच्चा ये मसला दहशतगर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। नहीं हुआ। जैसे ये बच्चा क्लियर होता है, बोहरी स्काउट्स के एक अंकल थे, वो भी उस वाक़े में शहीद होते, पर उनको डिक्लेयर कर दिया गया। बाकायदा पुलिस की टीमें आई, मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने अंकल की तस्वीरें खींची थी, ये खुद का हमलावर था, क्योंकि बोहरी स्काउट भी फ्रंट लाइन हाँ, पे बिल्कुल। थी। फिर उसके बाद ये रजाकारों के साथ होता है, अगर रजाकार आगे बढ़ते हैं, फ्रंट लाइन पे होते हैं, आपकी जुलूस के आगे होते हैं, जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद अंदर बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं, हर जगह होते हैं, उन्होंने तो लाजमी अपनी जान हथेली पे रखी है। मगर फिर भी देखें, सबसे अच्छी बात इसमें ये जो पॉजिटिव साइड है मुझे ये नज़र आ रही है कि इतनी सारी मुश्किलात और दुश्वारियों के बावजूद इन लोगों के जज्बे में इतनी सी भी कमी नहीं आती है, और ये फिर भी चाहते हैं कि हमारा ये वक्त, हमारी ज़िंदगी, हमारी जितना हमारा जोर है ये किसी के काम आ जाए, हम किसी के लिए कुछ मुफीद और कारआमद साबित हो सके। थैंक यू सो मच, आप सब मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपकी ये जो खिदमत है आवाम के लिए, इंसानियत के लिए, ये हमारा फ़ख्र है, और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह अपने नेटवर्क को और फैलाते जाएँ और ज़्यादा लोगों के काम आते जाएँ। प्रोग्राम अपने इख्तितामी लम्हात में मैं जाते जाते सिर्फ ये कहूँगा कि अगर किसी की मदद करनी हो, किसी का साथ देना हो, तो उसके लिए लाजमी नहीं होता कि आपके पास इतने सारे पैसे हों और तब भी किसी की मदद कर सकें। आपके कनेक्शन कभी कभी सिर्फ इतना होता है कि आपका सिर्फ किसी को कह देना कि यार ये इसको ऐसे कर दो, और किसी का भला हो जाता है। किसी को सिर्फ एक फ़ोन नंबर दे देने से ही किसी की नौकरी भी लग जाती है और किसी का काम भी हो जाता है, किसी को कॉल कर देने से भी। ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर चीज़ का ताल्लुक पैसे से नहीं होता, हिम्मत, हौसले और जज्बे से होता है, जिसको हम पैदा कर सकते हैं। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप सब दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।